हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं एंड जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, आप सभी की जो टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि जो आपकी नॉन कंफर्म डेट शीट है, वो एसएल की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है। एंड जो आपकी जो फाइनल डेट शीट है वो भी जल्दी ही आ जाएगी गाइस। तो गाइस, अब आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से फोकस कीजिए। एंड गाइस, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। एंड थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं आप लोगों के लिए भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लीज़ गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में भी संसदीय व्यवस्था अभी भी लोकप्रिय क्यों है? विवेचना कीजिए। सो गाइस, बेसिकली आपसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सो गाइस, संसदीय सरकार से रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए गाइस, वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है संसदीय सरकार का अर्थ और परिभाषा। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें कार्यपालिका शक्ति एक मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलतामक सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे विधायिका यानी कि संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त हो। इस सरकार में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तव में उसी के हाथों में होती है। इसमें देश का मुखिया नाम मात्र का होता है। इसमें देश का शासन नाम मात्र के मुखिया के नाम पर मंत्रिमंडल द्वारा ही चलाया जाता है। संसदीय को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि गाइस बेसिकली संसदीय सरकार क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सो गाइस, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखना है कि संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस जो संसदीय व्यवस्था होती है, जो पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था होती है, उसके अंदर जो सरकार जो चुनी जाती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार जो हमने चुनकर भेजी है वो उत्तरदायी होगी, यानी कि हमारे प्रति जवाबदेही उसकी होगी। तो गाइस, इसीलिए इसे संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। सो गाइस, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए कि आपने कितने अच्छे से स्टडी करी है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले कि उत्तरदायी सरकार वर्तमान समय में इतनी लोकप्रिय क्यों है, विवेचना कीजिए। सो गाइस, आप लोग ध्यान रखिएगा कि संसदीय सरकार को ही उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। सो गाइज, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट लाइन के अंदर कि इस सरकार के अंदर एक मंत्रिमंडल होता है जिसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। इस मंत्रिमंडल को ये जो मंत्रिमंडल होता है ये विधायिका के प्रति यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और यह अपने पद पर यानी कि मंत्रिमंडल तभी तक शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब तक उसे संसद का बहुमत या फिर विश्वास प्राप्त है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे बताया गया है कि जो वास्तव में जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो देश का जो मुखिया होता है, बेसिकली यहाँ पे देश के मुखिया से कहने का मतलब ये है गाइज कि जो देश का जो राष्ट्रपति होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट होता है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। हालांकि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो उसी के नाम पे लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो गाइज हमारे देश के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको लॉ को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारे मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा। लेकिन जो उस पर फाइनल जो मोहर लगती है वो लगती है राष्ट्रपति की। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी काम होते हैं वो होते तो राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन जो वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो गाइस जब भी आप लोगों को आगे ये पॉइंट मिलेगा देश का मुखिया, तो यहाँ पे मेरा मतलब होगा आप लोगों के लिए यानी कि देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो गाइज आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं डेफिनेशन वन बाय वन करके। सो गाइज जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है वो है गार्नर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका विधानमंडल या उसके एक सदन के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है, जबकि राज्य का नाम मात्र का मुखिया अनुत्तरदायी होता है। सो गाइस डेफिनेशन के अंदर वही बताया गया है कि जब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर जो लोगों के प्रति, जो संसद के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल, यानी कि बेसिकली वो मिनिस्टर्स जिनको हमने चुनकर भेजा है, ना कि देश का राष्ट्रपति। जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो हम मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, वो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि देश का मुखिया। गाइज हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है उसके अंदर बताया गया है कि सी हॉफ स्टंग के अनुसार संसदीय कार्यपालिका का सार ये है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ साथ लोकसभा की समिति बनाए जाने की प्रवृत्ति निहित है। तो गाइज ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है। इसके बाद गाइज दो और डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे कार्टर और हर्ट्ज के द्वारा दी गई हैं। कार्टर और हर्ट्ज के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापक अंगों के अंतर प्रशासन पर आधारित शासन है। इसके बाद गाइज जो हमारी फोर्थ और लास्ट डेफिनेशन है उसके अंदर बोला गया है कि संसदीय सरकार व्यवस्थापक और कार्यपालिका शक्तियों के सहयोग और घनिष्ठ संबंधों पर आधारित सरकार है। सो गाइज ये आपको चार डेफिनेशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। गाइज डेफिनेशन के अंदर आपको कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। ये बेसिकली डेफिनेशन एक स्टेटमेंट होती है जो कि बड़े बड़े थिंकर्स के द्वारा दी जाती है। तो गाइज आपको उनको एज इट इज़ लर्न करके जाना होगा, एंड अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इनको मेंशन करना होगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरकार के गुण। सो बेसिकली गाइज जो संसदीय सरकार है वो वर्तमान समय में इतनी लोकप्रिय क्यों है, इसी के बारे में हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। सो गाइज आगे मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि आज संसदीय शासन प्रणाली भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों में प्रचलित है और ये बड़ी सफलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। इन देशों में इसकी लोकप्रिय होने का महत्व को प्रतिपादित करता है। संसदीय शासन प्रणाली का गहन अवलोकन करने से इसके निम्नलिखित गुण हमें पता चलते हैं। सो गाइज फटाफट से हम इस संसदीय सरकार के गुणों के बारे में देखना शुरू करते हैं। सो गाइज हमारा पहला पॉइंट है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार, संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल द्वारा सारे कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विधान पालिका की इच्छा के अनुसार ही करता है। इस सरकार में व्यवस्थापक प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्तावों पर ध्यान आकर्षण, प्रस्तावों पर काम रोको प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाते हैं। विधान पालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के कारण कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के हर संभव प्रयास करते रहते हैं। इसी कारण संसदीय सरकार का प्रमुख गुण इसकी उत्तरदायित्व है।
सो गाइस बेसिकली जो हमारा पहला पॉइंट है यानी कि उत्तरदायी सरकार, इसके अंदर बस आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में रह जाएंगी कि जो संसदीय सरकार होती है उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट के अंदर होती है यानी कि संसद के अंदर होती है, वो बहुत सारे तरीक़ों से जो जनता होती है उनके सवालों को पार्लियामेंट में रखती है। अब जाहिर सी बात है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो तो पार्लियामेंट में जाकर अपनी चीज़ों को नहीं बता सकता, तो जो मंत्री हम चुनकर भेजते हैं उन्हीं के थ्रू जो भी हमारे जो चीज़ें होती हैं उनको पार्लियामेंट में रखा जाता है और विभिन्न तरीक़ों से इसको उत्तरदायी बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं गाइस, अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रखे जाते हैं, जैसे कि पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तावों पर ध्यान आकर्षण किया जाता है, कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे कि जनता की भलाई नहीं हो रही है तो उस प्रस्ताव को रोकने की मांग की जाती है और इस तरीके के बहुत सारे काम पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हैं। सो गाइस आप लोगों को पहले पॉइंट को इस तरीके से याद रखना है। अब फटाफट से हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुशता का अभाव। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि मंत्रिमंडल कोई मनमानी करते हैं तो विधायिका उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा देते हैं। मंत्रिमंडल को संसदीय प्रणाली में विरोधी दल के विचारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि वह कोई मनमानी करता है तो विरोधी दल उसकी आलोचना करके उसे जनता के कोप का भाजन बना देते हैं। भारत में विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए संसदीय सरकार में निरंकुशता का अभाव पाया जाता है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है निरंकुशता का अभाव। गाइस निरंकुशता का अभाव से कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर यानी कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर संसदीय सरकार जो होती है वो बिल्कुल भी निरंकुश नहीं होती है और अगर कभी वो निरंकुश होना भी चाहे यानी कि अगर कभी कोई सरकार अपनी मनमानी करना भी चाहे तो जो विधायिका होती है यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो उसको ऐसा करने से रोकती है और अगर वो तब भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें उनके पद से हटाने का पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा गाइस हमारे इंडिया के अंदर आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जब भी कोई गवर्नमेंट सेंटर में होती है उसका विरोध करने के लिए एक जो पार्टी होती है वो ज़रूर होती है। तो गाइस उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई सरकार अपनी मनमानी करती है तो जो विरोधी दल होता है वो उसकी आलोचना करता है और जनता के सामने उसकी बुराइयों को लेकर आता है, जिससे कि अगली बार उसको इलेक्शन में खतरा होता है जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को रोकता है। तो गाइस इसी तरह से जो भारत में जो विरोधी दल होता है वो भी सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है और एक अहम भूमिका निभाता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कार्यपालिका तथा विधायिका में पूर्ण सहयोग। संसदीय सरकार में सरकार के दो अंग हैं, विधायिका व कार्यपालिका में आपसी सहयोग पाया जाता है। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य विधान पालिका के भी सदस्य होते हैं, दोनों एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल विधायिका की एक समिति की तरह कार्य करते हैं, वे उसका मार्गदर्शन निरीक्षक और आशा का दीप माना जाता है। इन दोनों के सहयोग के कारण ही अनेकों कानूनों का निर्माण होता है और शासन में दक्षता का गुण आता है। इस सहयोग के कारण सत्ता में उत्तरदायिता का गुण भी बना रहता है। सो गाइस हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कार्यपालिका तथा विधायिका में पूर्ण सहयोग। बेसिकली गाइस जो संसदीय सरकार दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे पहली होती है हमारी विधायिका और दूसरी होती है हमारी कार्यपालिका। तो गाइस ये जो दो चीज़ें होती हैं इनके बीच में जो आपसी जो संबंध होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं हमारी पार्लियामेंट के बीच में। तो गाइस इनके अंदर जो मंत्रिमंडल होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, मतलब बेसिकली मंत्रिमंडल दोनों के अंदर आते हैं और इन दोनों की हेल्प से ही जितने भी विभिन्न कानून होते हैं हमारे देश के अंदर वो बनाए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है। तो गाइस आपको थर्ड पॉइंट को इस तरह से
ध्यान रखना है। गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट है शीघ्र निर्णय। संसदीय सरकार में शासन शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित रहने के कारण शीघ्र निर्णय लेना आसान होता है। शीघ्र निर्णय लेने से संकट काल में बहुत लाभदायक होता है। शीघ्र निर्णय लेकर सरकार उन्हें शीघ्र ही लागू करके प्रत्येक समस्या से निपटने में सक्षम होने के कारण प्रशंसा का पात्र बन जाती है। सो गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट है शीघ्र निर्णय। बेसिकली गाइज जो संसदीय सरकार होती है उसके अंदर जो डिसीजन होता है वो जल्दी लिया जाता है, क्योंकि संसदीय सरकार 5 साल के लिए बिल्कुल स्थायी होती है। 5 साल तक हम उसको बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक स्टेबिलिटी रहती है। तो इसी कारण जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी आर्मी से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो अगर एक अच्छी सरकार हमने बनाई है तो उसके थ्रू कोई जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो जल्द से जल्द लिए जाते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में हमें सुधार करना है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार करना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो इम्पोर्टेंट निर्णय है वो जल्दी लिए जाएंगे, क्योंकि एक सरकार हमने बनाकर भेजी है जो जिसके पास बहुमत है और जो कि जानती है कि जनता को किस चीज़ से लुभाया जा सकता है या फिर जनता के लिए क्या ज़रूरी है। सो गाइस इस पॉइंट को आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद गाइस जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है लचीली सरकार, यानी कि फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। संसदीय सरकार में कोई भी संकट आने पर उसे बदलना आसान होता है। कोई नई परिस्थिति पैदा होने पर इसमें शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। इसमें सरकार को बदलकर समस्या पर काबू पाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में चैम्बरलेन के असफल रहने के कारण उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी तरह 1991 में भारत में आरक्षण की नीति को लेकर हुए देशव्यापी हंगामे के कारण पीवी सिंह की जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लचीलापन संसदीय सरकार का प्रमुख गुण है। तो गाइस जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है यानी कि लचीली सरकार, इसके अंदर बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है गाइस कि मान लीजिए हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी गवर्नमेंट की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि हमें उस गवर्नमेंट को 5 साल तक झेलना पड़ेगा। हालांकि जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो सरकार बनाई जाती है, वो बनाई 5 साल के लिए जाती है, लेकिन मान लीजिए उस सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि जनता के बिल्कुल ही हित में नहीं है और जनता को उस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, तो जनता विरोध करेगी, जाहिर सी बात है। तो उस विरोध को देखते हुए उस गवर्नमेंट को बदल पाना संसदीय व्यवस्था में पॉसिबल होता है, संसदीय व्यवस्था में माना जाता है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा इस, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बदल जाती है। अगर जनता को किसी गवर्नमेंट के काम पसंद नहीं आते तो गवर्नमेंट को बदल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो गाइस चाइना में एक ही सरकार है। अब वो सरकार चाहे जनता के साथ कुछ भी करे, कैसे भी लॉ बनाए, कुछ भी करे, उस गवर्नमेंट को वहाँ पे नहीं बदला जा सकता क्योंकि वहाँ पे संसदीय प्रणाली नहीं है। तो गाइस संसदीय व्यवस्था की यही सबसे अच्छी बात होती है कि इसके अंदर टाइम पर आने पर, यानी कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो इलेक्शन आने पर गवर्नमेंट को जनता बदल सकती है, ये अधिकार जनता के पास है। सो गाइज आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है विरोधी दल का महत्व। संसदीय सरकार में आलोचना को बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना को सत्तारूढ़ी सरकार बहुत अधिक उपयोगी मानती है। इससे सरकार को अपनी कमियों का पता चल जाता है और भविष्य में उन दोषों पर अंकुश लगाया जाता है। इससे जनता व सरकार दोनों का ही फायदा होता है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है विरोधी दल का महत्व। गाइस कोई भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कोई भी संसदीय व्यवस्था है, कोई भी संसदीय सरकार है, उसके अंदर हमेशा 2 दल होंगे। आप लोग चाहे किसी भी व्यवस्था के बारे में क्यों ना पढ़ें, चाहे इंडिया के बारे में पढ़ें या बाहर की किसी कंट्री के बारे में पढ़ें, तो गाइस अगर हम संसदीय सरकार की बात करते हैं तो उसके अंदर हमेशा 2 दल होते हैं। एक दल वो होता है जो कि वास्तव में जिसके पास शक्तियाँ होती हैं, और एक होता है विरोधी दल जो कि सरकार की आलोचना करता है, उसके गलत कामों को उजागर करता है।
गाइज अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि चाइना में कोई भी कुछ भी गलत होता है तो वहाँ पे जनता की कोई नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पे कोई विरोधी दल ही नहीं है। वहीं अगर हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर भी दो पार्टीज़ हैं। तो गाइज हमारे इंडिया के अंदर अगर जनता को लगता है या फिर अगर विरोधी दल को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जनता को बताया जाता है, काफ़ी सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये मुद्दे जब इलेक्शन आता है तो काफ़ी ज़्यादा जनता पर प्रभाव डालते हैं। सो गाइज इसीलिए आपको 6 पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम श्योर आपको क्लियर हो रहा होगा। तो गाइज ये हमारा 6 पॉइंट है। गाइज अब हम बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट के बारे में। तो गाइज 7 पॉइंट है हमारा योग्य व्यक्तियों की सरकार। संसदीय शासन प्रणाली में जनता उसी दल को सत्ता आसीन करती है जो उसे अधिक योग्य लगता है। चुनावों के समय लोग लोकप्रिय नेताओं को ही चुनाव करते हैं। सरकार में शामिल होने से पहले शासक वर्ग को जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। यदि कभी गलत व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हो जाए तो बाद में उसे हटा दिया जाता है। प्रत्येक नेता को शासन कार्यों में अपनी पूरी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह संसदीय सरकार योग्य व्यक्ति ही बनाते हैं और योग्य ही चलाते हैं। सो गाइज इस वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम फेवर की बात करते हैं तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है गाइज, कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं जनता उन्हें ही चुनती है। हालांकि आज के टाइम में ये बात थोड़ी सी गलत है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, तो गाइज जनता हमेशा उसी पर्सन को चुनती है अपना नेता, फिर चाहे वो कोई भी हो, जिसको वो बहुत ज़्यादा मानती होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है जनता के बीच में। फिर लोकप्रिय वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो अपने कामों को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर हो, लेकिन जनता कभी भी उस व्यक्ति को नहीं चुनती जो जिसे वो पसंद नहीं करती। तो इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गाइस कि इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की जाती है, मिनिस्टर्स के द्वारा रैलियाँ जाती हैं, ताकि वो अपने काम जनता को बता सकें और जनता को ये विश्वास दिला सकें कि वो उनके हित के अंदर ही कार्य करेंगे और जनता फिर से उन्हें सत्ता आसीन करे। तो गाइज़ आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गाइज़ हमारा अब 8th नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर है वैकल्पिक शासन या सरकार का प्रावधान। संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा उसी दल का शासन होता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त रहता है। सत्तारूढ़ी दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उसका स्थान विरोधी दल ले सकता है। ये सुविधा अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में नहीं होती। इस व्यवस्था के बारे में चुनावी खर्चा से बचा जा सकता है और शासन भी सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। जेनसिंग्स ने कहा है कि विरोधी दल का नेता प्रधानमंत्री का स्थान लेने वाला होता है। जनमत में केवल थोड़ा सा परिवर्तन विरोधी दल के नेता को सदन में बहुमत दिलवाकर उसे विपक्ष दल की सरकार बना सकता है। अंत में संसदीय प्रणाली में वैकल्पिक सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। सो गाइज यहाँ पे बताया गया है हमारे 8 नंबर के पॉइंट में वैकल्पिक शासन या सरकार। बेसिकली गाइज अगर जो संसदीय व्यवस्था होती है उसके अंदर मान लीजिए कोई एक सरकार है और दूसरा जो विपक्षी दल है उसने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है संसद के अंदर, और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो विपक्षी दल है वो जो वास्तविक का स्थान ले लेता है और जो विरोधी दल का जो नेता होता है वो वास्तव में प्रधानमंत्री की जगह ले लेता है। हालांकि ये कोशिश हमेशा कामयाब नहीं होती, लेकिन हाँ कई दफ़ा इस कोशिश को लाया जाता है, कई दफ़ा कोशिश की जाती है कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसको हटाया जाए अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए। बेसिकली गाइज ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि मान लीजिए अगर कोई सरकार चुन ली गई है जनता द्वारा और जनता आगे चलकर उससे खुश ना रहे, तो जो
विपक्षी दल है उसको मौका मिल जाता है कि वो अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनको सामने रखे और अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू जो सरकार है जिससे की जनता नाखुश है उसे हटाकर खुद सत्ता के अंदर आए और अपना कार्य करे। तो गाइज आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बोला गया है राजनीतिक चेतना व शिक्षा। संसदीय सरकार में राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते रहते हैं। प्रत्येक दल चुनाव जीतकर शासन की बागडोर संभालने के चक्कर में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीतियों का प्रचार तथा विरोधी दल की आलोचना करता है। इससे नागरिकों को राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और उसमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है। सो गाइस जो संसदीय व्यवस्था होती है उसके अंदर जो जब इलेक्शन आते हैं तो उसके थ्रू जनता काफ़ी ज़्यादा जो राजनीति होती है, हालांकि जो एक आम जनता होती है, जो एक कॉमन पर्सन होता है, वो कभी भी राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन हाँ, इलेक्शन के टाइम पे ज़रूर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बढ़ जाती हैं कि कौन हमारा नेता बनने वाला है, कौन क्या बनने वाला है। तो गाइस इसीलिए संसदीय सरकार जो होती है वो लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना व शिक्षा का विकास करती है। इस पॉइंट के अंदर यही बोला गया है, क्योंकि टाइम टाइम पर जब इलेक्शन होते हैं तो जो मंत्री होते हैं वो जनता को बताते हैं कि बेसिकली राजनीति में चल क्या रहा है, ताकि जनता भी उस चीज़ों से अवगत रहे। तो गाइज ये हमारा 9 पॉइंट हो गया। गाइज अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट यानी कि हमारे 10th नंबर के पॉइंट के बारे में। इसके अंदर बोला गया है जनमत की सरकार। संसदीय सरकार जनमत की इच्छा का परिणाम होती है, इसलिए उसे जनमत का आदर करना पड़ता है। इसमें सरकार भावनाओं का निरादर नहीं कर सकती। इसमें सत्तारूढ़ी दल चुनाव वायदों को पूरा करने का हर प्रयास करता है। इसमें मंत्रिमंडल जनमत की इच्छा के अनुसार ही सरकार में रहता है। यदि तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण कोई सरकार जनमत की अवहेलना करता है तो आगामी चुनावों में उसे जनता का प्रकोप सहना पड़ता है। इसी भय के कारण संसदीय सरकार में शासन वर्ग जनमत का आदर करता रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है और इसमें जनमत की इच्छा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसमें सत्तारूढ़ी दल अपने अंतिम क्षणों तक लोकप्रिय बने रहने का प्रयास करता रहता है। कार्यपालिका तथा विधायिका में घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस सरकार में आपातकाल में तत्वरीत निर्णय लेने तथा स्थिति से निपटने में क्षमता इसका प्रमुख गुण है। सभी वर्गों के हितों का पोषक होने के कारण संसदीय सरकार का महत्व निर्विवाद है। तो गाइस हमारे 10 पॉइंट के अंदर बोला गया है कि संसदीय सरकार के अंदर जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है वो जनता के थ्रू चुनी जाती है। तो हमेशा जितनी भी सरकारें चुनी जाएंगी वो हमेशा यही कोशिश करेंगी कि वो जो भी काम करें उसके थ्रू हमेशा जनता उनसे खुश रहे, कभी भी वो जनता का निरादर ना करें। और कभी किसी उनके काम से जनता को बुरा लगता है या फिर जनता में आक्रोश फैलता है तो वो कोशिश करती है कि उस काम को ठीक किया जा सके ताकि उनको अगली बार भी जनता का सपोर्ट प्राप्त रहे। हालांकि अगर कोई सरकार जनता की भलाई के बारे में नहीं सोच रही है तो जनता को ये चीज़ समझ आती है और कहीं ना कहीं अगले चुनाव के अंदर इसका असर भी दिखता है। तो गाइज यही सारी चीज़ें इस 10 पॉइंट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद गाइज जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा निष्कर्ष। गाइज इंपॉर्टेंट होता है निष्कर्ष। तो गाइज लास्ट में आपको निष्कर्ष इस तरह से देना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने निम्नलिखित गुणों के कारण ही संसदीय सरकार आज भी विभिन्न देशों में लोकप्रिय बनी हुई है तथा इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। संसदीय सरकार में जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक को चुन सकती है तथा अपनी आकांक्षाओं के पूरा ना होने पर उसे पद से हटा भी सकती है। इन्हीं सभी गुणों के कारण संसदीय सरकार आज भी लोकप्रिय बनी हुई है। सो गाइज लास्ट में आपको इस तरीके से निष्कर्ष लिखना है एंड गाइज आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो फिनिश होता है। गाइज आई एम श्योर आपको मैंने जितने भी पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं आपको सारे अच्छे से समझ आए होंगे। तो गाइज आप लोगों को इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गाइज आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, अब आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम है। तो गाइज मैं
पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेहनत आपको पसंद आई होगी एंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा एंड साथ के साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।